हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है सुभाष कुमार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैथोलॉजी का पहला वीडियो जो है सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन यहाँ पे समझेंगे हम डिटेल में और सेल इंजरी का भी कुछ इंट्रो देंगे। सेल एडेप्टेशन में हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉपी और मेटाप्लेसिया हमको पढ़ना है डिटेल में, और उसका मैकेनिज्म, उसके एग्जाम्पल हमको अच्छे से रखने हैं जो प्रूफ में और आपके पीजी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सेल एडेप्टेशन चैप्टर क्या है? सेल एडेप्टेशन। सेल एडेप्टेशन, अब आप लोगों को समझना है कि सेल एडेप्टेशन क्या है। मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस होगा, इससे लगी हुई क्या होगा, इंडोपाइलेट होगी, ये पीआर हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो ये क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इन आर्गेनली में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई भी स्ट्रेस हो जाए या माइल्ड इंजरी हो या लीथल इंजरी हो जाए, इंजरी मतलब क्या है कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है, तो जब इसमें डैमेज होता है, डैमेज और सेल इंजरी, इसको एडजस्ट करने के लिए, जो ये इफेक्ट हुआ इसको एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, सेल एडेप्टेशन। एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, सेल एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल चीजें होंगी। अब सेल इंजरी के बारे में पढ़ते हैं कि सेल इंजरी क्या है। देखो, हेडिंग डालना है सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है? एनी टाइप ऑफ डैमेज इन द सेल दैट काउज्ड बाय द फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्शियस, इम्यूनोलॉजिकल या हाइपोक्सिया, इस्केमिया द्वारा अगर कोई डैमेज काज हो रहा है सेल में, तो उसे क्या कहना है कि सेल इंजरी कहलाएगी। तो सेल इंजरी, डैमेज टू सेल caused by वेरियस मीन्स है, जैसे कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को समझने के लिए पहले समझते हैं कि देखो, ये क्या है, ब्लड विजन है, ब्लड विजन में ब्लड क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, ब्लड रन कर रहा है, तो ये 7 मिनट में ऑक्सीजन रखे होगा, O2 प्लस न्यूट्रिएंट को क्या करना होगा, मोबिलाइज करना होगा। अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, ब्लड फ्लो डिक्रीज, देन ऑक्सीजन टेंशन आल्सो डिक्रीज। ब्लड फ्लो डिक्रीज अगर होगा तो वो केस होगा इस्केमिया। क्या केस होगा, इस्केमिया। वहीं पर ऑक्सीजन अगर टिश्यू लेवल पे डिक्रीज हो जाती है तो उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का कॉज क्या है, इस्केमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का कॉज क्या है, इस्केमिया। कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज इस्केमिया। हाइपोक्सिया, और ये हाइपोक्सिया जो होती है इसके कारण मोस्ट कॉमन सेल इंजरी होती है। मोस्ट कॉमन क्या होता है सेल इंजरी में, मोस्ट कॉमन क्या होता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन होता है सेल इंजरी में। अब ये तो हाइपोक्सिया और इस्केमिया की बात हुई, और एक बात ध्यान रखना, जो हाइपोक्सिया में कुछ सेल्स जो होती हैं वो सेंसिटिव और इनसेंसिटिव होती हैं, तो इसको आप लोग लिखते चलिएगा जिससे आपको स्लो ना लगे। ठीक है, तो अगला क्या है, देखो, मोस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया, लीस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया। तो मोस्ट सेंसिटिव सेल हाइपोक्सिया होगी वो क्या होगा, न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन होगा। वही लीस्ट सेंसिटिव में तुम्हारा स्केलेटल मसल और फाइब्रोब्लास्ट, ये लीस्ट सेंसिटिव होते हैं
फाइब्रोब्लास्ट। ये सब क्या होती है, लीस्ट सेंसिटिव होती है हाइपोक्सिया की, यानी कि इसमें मैकेनिज्म होगा कि टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सके आसानी से। लेकिन न्यूरॉन में अगर एक बार हाइपोक्सिया हो तो न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाता है। तो मोस्ट सेंसिटिव कौन होता है, न्यूरॉन। तो ये हाइपोक्सिया के बारे में हो गए। अदर कॉज हो सकते हैं इंजरी के, जैसे कि फिजिकल एजेंट में जैसे रेडिएशन हो गया। रेडिएशन में क्या हो गया, एक्सरे, गामा रे, ये सब क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं सेल को। वैसे ही केमिकल एजेंट जैसे कि कार्सिनोजेंस, जो कार्सिनोजेंस जैसे निकोटीन हो गया, कार्सिनोजन हुआ। एंड अनदर टाइप ऑफ कार्सिनोजेंस जो कि लीड कर सकते हैं सेल डैमेज कर सकते हैं कार्सिनोजन। तो ये होगा केमिकल एजेंट। उसके बाद में हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं। अब इन्फेक्शियस एजेंट कौन होंगे, तो इन्फेक्शियस एजेंट, सेल का इन्फेक्शन हो गया, सेल में इन्फेक्शन हो गया, किसका इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया और वायरस का। तो इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया एंड वायरस क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण सेल डैमेज हो सकता है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जैसे कि म्यूटेशन हो गया, वो भी क्या कॉज करेगा, सेल इंजरी। म्यूटेशन हो गया। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, जो जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज में स्वयं की सेल को खा लेते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट भी सेल इंजरी कॉज कर सकते हैं। तो होगा इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट होंगे। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर न्यूट्रिशन घट गया तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन बढ़ जाता है तो ओबेसिटी हो जाता है, फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो क्या हो जाती है, ओबेसिटी। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसमें न्यूट्रिशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। वहीं पर ओबेसिटी में क्या होगा, ओबेसिटी में क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तब भी क्या हो सकता है, सेल डैमेज हो सकती है। अब जब सेल डैमेज हुआ तो माइल्ड कंडीशन है, तो क्या होगा, एडेप्टेशन होगा। एडेप्टेशन चार प्रकार का हो सकता है, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। तो उनको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। वही सेल इंजरी हुआ, इसका मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, सेल इंजरी हुआ तो क्या हो सकता है। एक सेल इंजरी या तो जैसे कि बहुत ही माइल्ड हुआ, केवल स्ट्रेस हुआ, एक हो सकता है कि माइल्ड इंजरी हो रहा, एक है कि लीथल इंजरी हो रहा है, एक हो सकता है कि केवल इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन हो रहा है, और या पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, ये सेल इंजरी इतने प्रकार की हो सकती है। स्ट्रेस होगा तो अगर स्ट्रेस होगा तो उसके प्रति सेल क्या दिखाएगी, एडेप्टेशन। तो इसके प्रति क्या आ जाएगा, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, हाइपरट्रॉफी, इसको हम इससे लिखेंगे, हाइपरप्लेजिया, इसको हम एचपी से लिखेंगे, और एट्रॉफी, इसको ए से लिखेंगे, और मेटाप्लेजिया, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से, कोई एब्रिविएशन नहीं है, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन के अंदर। माइल्ड क्या होगी, इसमें क्या होगा, रिवर्सिबल इंजरी होगा,
मतलब कि जो इंजूरियस स्टिमुलाई था उसको रिमूव कर दिया गया तो सेल अपने फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इंजूरियस स्टिमुलाई रिमूव्स सेल कम बैक इन नॉर्मल स्टेट, सेल इन नॉर्मल कंडीशन। सेल बैक इन, ठीक है, सेल बैक इन नॉर्मल कंडीशन। तो ये हो गया तुम्हारा अगर रिवर्सिबल इंजरी हुई है। अगर जो माइल्ड लीथल हो गया यानी कि अब हम उसको वापस नहीं ला सकते हैं तो क्या होगा, इरिवर्सिबल इंजरी होगा कि ये इंजरी हो गया तो उससे डैमेज हो जाएगी, तो इसे कहेंगे इरिवर्सिबल इंजरी, इरिवर्सिबल इंजरी। और इरिवर्सिबल इंजरी के एग्जाम्पल है नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोटोसिस, फेरोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस। तो इसको भी डिटेल में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस। पायरोप्टोसिस मतलब हीट द्वारा टेम्परेचर बढ़ने के कारण डैमेज हो गई सर। पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस आयरन के डिक्रीज होने से हो गया। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, नेक्रोसिस यानी कि डेथ ऑफ सेल या टिश्यू। और एक बचा नेक्रोटोसिस यानी कि उसमें प्रोग्राम सेल डेथ भी हो रही है और वैसे भी डेथ हो रहा है, नेक्रोसिस भी हो रही है। तो नेक्रोटोसिस क्या होगा, नेक्रोटोसिस। और फिर इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन यानी कि जो सेल है उनके अंदर कुछ एक्युमुलेट हो गया। और पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन हो गया कैल्शियम का, ठीक है। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होगा तो डिजीज कॉज करेगा। तो ये हमको डिटेल में पढ़ना है। अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं पहला नंबर हाइपरट्रॉफी। हम शुरू करेंगे हाइपरट्रॉफी। आप वो लिखते रहिएगा जिससे आपको लगे ना कि बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। और लिखते रहेंगे तो आपका कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा आपके लास्ट पीजी एग्जाम तक। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? हाइपर मतलब कि बढ़ जाना, ट्रॉफी मतलब साइज। अब साइज बढ़ जा रहा है सेल का, तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ सेल इंक्रीज होगा लेकिन नंबर नहीं इंक्रीज होगा। तो सेल साइज इंक्रीजेज बट नंबर नॉट इंक्रीजेज, ये होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का जो मैकेनिज्म होता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मतलब कि कैसे बढ़ रहा है। तो जो सेलुलर प्रोटीन होगी वो क्या होगी, उनका सिंथेसिस बढ़ गया होगा, तभी वो ज़्यादा प्रोटीन मिल रही होगी तो बॉडी जल्दी ग्रो कर रही होगी, साइज ज़्यादा बड़ी हो रही होगी सेल की। तो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो चुकी है। सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो गई है। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होती है मेनली 3 एंजाइम के वजह से इंक्रीज होती है। जो पहला है गाटाफोर, MEF2 एंड फैट। ये 3 प्रोटीन होती हैं जो 3 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है 3 प्रोटीन। 3 प्रोटीन के बारे में बात हो गया। अब जो ये हो सकता है, जो ये हाइपरट्रॉफी है, ये 3 प्रकार की सेल में हो सकती है। कौन कौन सी? तो परमानेंट और नॉन डिवाइडिंग सेल में होना है। मोस्ट कॉमन इसी में होता है, परमानेंट या नॉन डिवाइडिंग सेल में। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमनली इसी में होती है, परमानेंट या नॉन डिवाइडिंग। जो डिवाइड नहीं कर रही है यानी कि नंबर नहीं बढ़ रहा है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा जो नॉन डिवाइड करती है, कौन होती है, कार्डियक मसल डिवाइड नहीं करती है, एक हो गया कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल।
एंड क्या होगा, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, ये स्टेबल सेल में भी हो सकती है, स्टेबल सेल में भी हो सकता है, स्टेबल सेल, और ये लेवाइल सेल में भी हो सकता है। लेवाइल स्टेबल सेल जैसे कि लीवर और पैंक्रियाज की तुम्हारी क्या है, स्टेबल सेल है, तो इसमें क्या होगा, लीवर एंड पैंक्रियाज। और लेवाइल सेल क्या होगा, जो रैपिडली ग्रो कर रही है, यानी कि रैपिडली डिवाइड कर रही है। ये लेवाइल सेल क्या होती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल। रैपिडली डिवाइडिंग सेल को क्या कहते हैं, लेवाइल सेल। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता रहता है, रैपिडली डिवाइड करता रहता है। जैसे उसमें जानते हो N स्टेज, N2 स्टेज, N3 स्टेज, N4 स्टेज, N5 स्टेज, N6 स्टेज वहाँ न्यूट्रोफिल का जाता है, तो बोन मैरो के कारण ही जाता है। अगर बोन मैरो एक्टिव होता है तो वो जल्दी क्या करता है, डिवाइड करता रहता है। तो बोन मैरो क्या हो जाएगा, क्या बोन मैरो एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रैपिडली डिवाइडिंग सेल का स्किन एपिडर्मिस। जो ऊपर की एपिडर्मिस होती है वो भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, उतरती रहती है। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा उतर रही है, ठीक है। तो स्किन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ये एग्जाम्पल हो गया लेवाइल सेल का, तो इसमें हो सकती है। अब इसका हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हाइपरट्रॉफी कहाँ होती है, उसके बाद देखेंगे हाइपरट्रॉफी कहाँ होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा तो फिजी हो जाएगी। देखो फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। फिजियोलॉजिकल जैसे कि तुम्हारा जैसे ब्रीस्ट, तो ब्रीस्ट हुआ, यूट्रस हुआ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है वो यूट्रस, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। ब्रीस्ट लैक्टेशन के दौरान, ब्रीस्ट लैक्टेशन के दौरान। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल इन बिल्डर्स, इन बॉडी बिल्डर्स। तो बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर्स है, बॉडी बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स में क्या होता है, स्केलेटल मसल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनका बॉडी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, आपसे चलेंगे, ठीक है। तो बॉडी बिल्डर में होगा। और जो पैथोलॉजिकल होगा, पैथोलॉजिकल में जब अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में तो कोई एक्सरसाइज बढ़ जा रहा है या कि डिजीज जा रही है, तो इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ्ट जो वेंट्रिकल होगा उसका हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, तो डिजीज कंडीशन होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो वो भी एग्जांपल होगा, ब्लैडर स्टोन। अगर ब्लैडर स्टोन हुआ तो जिसके प्रॉक्सिमल हुआ, यानी पास वाला, उस एरिया में क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। प्रॉक्सिमल एरिया, एरिया हाइपरट्रॉफी। प्रॉक्सिमल एरिया किसके, स्टोन का जो प्रॉक्सिमल एरिया होगा उसमें क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी। तो ये तुम्हारे हाइपरट्रॉफी का एग्जाम्पल होगा। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं हाइपरप्लेजिया, जिसमें नंबर इंक्रीज हो रहा है, और नंबर इंक्रीज होने के कारण साइज जो आर्गन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम क्या पढ़ेंगे, हाइपरप्लेजिया। अगला पढ़ेंगे हाइपरप्लेजिया, 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 हाइपरप्लेजिया। हाइपर नंबर क्या, प्लेजिया मतलब नंबर, ठीक है। तो सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो सेल नंबर इंक्रीज हुआ तो साइज ऑफ आर्गन इंक्रीज हो जाएगा, साइज ऑफ आर्गन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि एक सेल से क्या हो गई, दो, दो से चार, और चार से आठ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ती रहेगी सेल। तो जब सेल नंबर बढ़ रहा है तो सेल का साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसमें। तो ये हाइपरप्लेजिया हो गया।
हाइपोप्लेजिया का मैकेनिज्म क्या है कि जो ग्रोथ फैक्टर थे वो प्रोलिफरेशन ज़्यादा करवा रहे हैं जो मेच्योर सेल है। जो मेच्योर सेल थी उनका प्रोलिफरेशन करा रहे हैं, जिससे वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है और नंबर उनका बढ़ता जा रहा है। तो जो मैकेनिज्म होगा क्या होगा, मैकेनिज्म क्या है इसका, ग्रोथ फैक्टर, जो ग्रोथ फैक्टर है फैक्टर इंड्यूस कर दे रहे हैं, इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मेच्योर सेल। जो मेच्योर सेल थी उनका प्रोलिफरेशन क्या कर रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर बढ़ा दे रहे हैं। ये क्या है, मैकेनिज्म है। और ये इसमें क्या होगा, कॉजेज क्या है इसके, जैसे हाँ कॉजेज क्या है, ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस हो गया, वो करवा देगा प्रोलिफरेशन ऑफ मेच्योर सेल। ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म। और ये कहाँ पर होगी, डिवाइडिंग सेल पर होगी, जहाँ पर परमानेंटली डिवाइड हो रही होगी सेल। तो ये कहाँ पर होगा, डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल। डिवाइडिंग सेल कितने का होगा, डिवाइडिंग सेल। और ध्यान रखना डिवाइडिंग सेल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों होता है डिवाइडिंग सेल में। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, डिवाइडिंग सेल में हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया बोथ इज डिवाइडिंग सेल, ठीक है। तो डिवाइडिंग सेल में हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया दोनों होती है। अब हम इसका फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो इधर लिखते हैं फिजियोलॉजिकल और इसे लिखते हैं पैथोलॉजिकल, इधर लिखते हैं फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि जो ब्रीस्ट होगा प्रेगनेंसी के दौरान और प्यूबर्टी के दौरान उसका नंबर बढ़ जाता है। यूट्रस भी उसका साइज भी बढ़ता है, साथ में यूट्रस में सेल का नंबर भी बढ़ता है, तो यूट्रस भी होगा। तो ब्रीस्ट प्रेगनेंसी एंड प्यूबर्टी के दौरान और तुम्हारा क्या होगा, यूट्रस भी होगा प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है, नंबर भी इंक्रीज होता है, साइज भी। तो यूट्रस और ब्रीस्ट हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी दोनों के एग्जाम्पल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कॉमन हो जाएगा तुम्हारे। और एक होता है कंपेंसेटरी, किसी को कंपेंसेट करने के लिए, जैसे कि लीवर को का कुछ पार्ट काट के रिसेक्शन कर दिया जाएगा, लीवर का क्या कर दिया जाएगा, रिसेक्शन, जिसे कहेंगे हिपेक्टेक्टोमी कर दिया गया। तो जब लीवर थोड़ा सा सेल कट जाएगी तो क्या करेंगे, अपने आप फिर से डिवाइड करने लगेंगे कि हम पूरा लीवर बना लें, उसे कहते हैं कंपनसेटरी चेंजेस। तो कंपनसेशन के लिए भी हो सकता है हाइपरप्लेजिया, ये नंबर बढ़ सकता है, इसीलिए हिपेक्टेक्टोमी भी इसका फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखा जाता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जैसे कि अगर एंड्रोजन इंक्रीज हो गया, एंड्रोजन कौन वाला, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन अगर इंक्रीज हो गया तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। क्या होता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। और अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज हो गया तो होता है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। क्या होगा, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। किसमें होगा इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अगर एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा। तो एस्ट्रोजन कहाँ पे इंक्रीज होगा, फीमेल में। तो इंडोमेट्रियम मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया, साइज नंबर ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। और तो ये पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक चीज़ और समझते हैं, देखो प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मान लो ये प्रोलिफरेशन होकर 2 से 4 बन के क्या होगा, ऐसे एकदम मार्सलेशन क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो डिवाइड होने से तो क्या कर सकती हैं, ये आटम जो आसपास वाले सेल हैं, उनको क्या कर सकती हैं, दबा सकती हैं, ठीक है।
आसपास वाले सेल को कितनी दबाएंगी और उनका रप्चर कर सकती है, उनको रप्चर कर सकती है, उनको तोड़ सकती है। और तोड़ देंगी तो क्या हो जाएगा, वो कैंसरस कंडीशन हो जाएगा, यानी कि इसमें पस बनने लगेगा, वो कैंसर हो जाएगा। और इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाएगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा सेल में, सेल डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगी और क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो रिस्क फैक्टर होता है कैंसर के लिए। जो ये हाइपरप्लेजिया है वो रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल की तरह काम करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, कैंसर। तो ये पॉइंट आप लिख लेना, रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। जो हाइपरप्लेजिया है वो रिस्क फैक्टर फॉर किसके है, कैंसर के लिए। रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। अगर ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो गया, एग्जाम्पल से इंडोमेट्रियल कैंसर। जो इंडोमेट्रियल कैंसर होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो कहीं और कैंसर। अभी हाइपरप्लेजिया हो गया, हाइपरप्लेजिया के बाद में हम पढ़ेंगे एट्रोफी, तो एट्रोफी के बाद हम पढ़ेंगे मेटाप्लेजिया। तो अब हम जा रहे हैं क्या, एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, साइज एंड नंबर दोनों क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अगला क्या है, एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, साइज एंड नंबर दोनों क्या हो जाता है, डिक्रीज, जिसके कारण नंबर साइज ऑफ ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सेल साइज डिक्रीज, नंबर डिक्रीज, सो ऑर्गन साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑर्गन साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये हो गया तुम्हारा एट्रोफी का है। और ये क्यों हो सकता है, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये है कि सब कुछ डिक्रीज हो जा रहा है, तो क्यों हो रहा होगा, कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गया होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अगर डिक्रीज हो गया होगा, यानी कि क्यों डिक्रीज, या तो डिक्रीज हो गया होगा, या डिग्रेडेशन हो गया होगा, या तो कोई अदर कारण होगा, या कोई अदर कारण होगा। जैसे कि ऑटोफोगी हो रही होगी, तो सेल का कंटेंट है वो खुद ही सेल क्या कर जाती होगी, खा लेती होगी, तो ऑटोफोगी हो सकती थी। या तो प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस थी वो क्या हो गई, डिक्रीज, इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन क्या होगी, ज़्यादा टूटने लगी। या तो तुम्हारा ऑटोफैगी होने लगा। ऑटोफैगी क्या है, जब सेल कंटेंट खुद ही सेल द्वारा खा ली जाती है तो उसे कहते हैं ऑटोफैगी। तो ऑटोफैगी होने लगी। तो ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म। और इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। इधर लिखेंगे फिजियोलॉजिकल कंडीशन कहाँ होती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन कहाँ होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन कहाँ होती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल तो हमारा जैसे कि नोटोकार्ड थायरोग्लॉसल डक्ट डिसअपियर हो जाती है पीवीटी पे, तो थायरोग्लॉसल डक्ट पीवीटी पे और नोटोकार्ड तो बहुत ही पहले कर जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो नोटोकार्ड डिसअपियरेंस, थायरोग्लॉसल डक्ट डिसअपियरेंस एक्टिविटी, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है। और क्या हो सकता है, इन्वोल्यूशन ऑफ किसका हो सकता है, क्योंकि अभी तक बढ़ गया हो क्या, यूटेरस का, किसका, यूटेरस का। इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस का क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग पार्चुलेशन हो जाएगा, उसके बाद में पार्चुलेशन तक क्या हो गया, उसमें बच्चा है यूटेरस में तो उसका साइज क्या है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब पार्चुलेशन हो जाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसका इन्वोल्यूशन होगा, यानी कि फिर से छोटा हो जाएगा यूटेरस। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूटेरस आफ्टर बर्थ कह दो या पार्चुलेशन, आफ्टर पार्चुलेशन। ये हो गए तुम्हारे क्या, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है,
अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, मेटाप्लेजिया। क्या पढ़ेंगे, मेटाप्लेजिया। तो ये मेटाप्लेजिया पढ़ने से पहले हम इसका पैथोलॉजिकल देख लेंगे एग्जाम्पल। पैथोलॉजिकल से सेनाइल एट्रोफी, इस्केमिक एट्रोफी, सेनाइल एट्रोफी, इस्केमिक एट्रोफी या डिनर्वेशन एट्रोफी हो गया। डिनर्वेशन हो गया, नर्व खत्म हो गए, लॉस हो गए, डिनर्वेशन एट्रोफी। डिस्यूज, अगर डिस्यूज कर रहे हो तो वायरल क्या हो जाता है, छोटा, तो डिस्यूज एट्रोफी हो सकता है, डिस्यूज एट्रोफी हो सकता है। प्रेशर एट्रोफी हो सकता है। प्रेशर एट्रोफी क्या, जो अभी पहले बताया था कैंसर वगैरह, जो सेल होंगे डिवाइड होंगे तो अगल बगल की सेल में क्या करेंगे, प्रेशर, और उनका क्या हो जाएगा, एट्रोफाइड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एट्रोफाइड हो जाएंगे। तो प्रेशर एट्रोफी हो गया। न्यूट्रिशनल एट्रोफी हो सकती है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो एट्रोफाइड हो जाएंगे, यानी छोटी हो जाएंगी, तो न्यूट्रिशनल एट्रोफी। ये सब एग्जाम्पल है तुम्हारे पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब चलते हैं मेटाप्लेजिया, जो लास्ट टॉपिक है हमारे एडेप्टेशन की, ठीक है। अगला है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, अगला है मेटाप्लेजिया। हम जो इसके एग्जाम्पल के रॉबिन्स में दिए गए हुए डायग्राम वो हम लास्ट में लगा देंगे, मतलब जब वो पढ़ाएंगे उस सेक्शन में हम डायग्राम लगा देंगे, आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया क्या है, ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। क्या है, रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि फिर से इसका इफेक्ट रिवर्स हो सकता है। इसका अगर इसमें क्या होता है, वन सेल टाइप चेंज हो जाती है अनदर सेल टाइप में, जैसे कि वन सेल टाइप चेंज टू चेंज इन अनदर सेल टाइप, अनदर सेल टाइप। जिस टाइप की सेल में बदलेगी उसी का नाम देंगे कि वही क्या है, मेटाप्लेजिया। जैसे कि स्क्वेमस सेल में बदल गया एपिथेलियम, तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। जिसमें चेंज होगा उसी का नाम देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स में क्या होता है, जो सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, वो चेंज हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, जिसे कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो ये इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम चेंज किसमें हो जाती है, स्मोकर्स में। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्मोकर्स में मोस्ट कॉमन स्मोकिंग के कारण ही होता है, मोस्टली क्या होता है, स्मोकिंग के कारण। स्मोकर में क्या होगा, जो सीडो स्ट्रेटिफाइड थी वो तो चेंज हो जाती स्ट्रेटिफाइड, यानी कि इसमें लेयर बन गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम में चेंज हो गई, लेकिन अगर स्मोकिंग क्या हो जाएगी बंद, तो फिर से क्या चेंज हो जाता है इसमें, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज है ना, रिवर्सिबल चेंज है। तो अगर स्मोकिंग नहीं करोगे तो फिर से चेंज हो सकती है सीडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में। तो ये एग्जाम्पल हो गया, पहला एग्जाम्पल। और उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसे क्या कहेंगे, क्या बन क्या रहा है, स्क्वेमस एपिथेलियम बन रहा है ना, तो इसलिए इस प्रकार की मेटाप्लेजिया कहेंगे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल है जो बैरेट्स ओसोफेगस होता है। क्या होता है, बैरेट्स ओसोफेगस या कॉलमनर लाइन ओसोफेगस। तो हमें एग्जाम्पल क्या है, बैरेट्स ओसोफेगस या कॉलमनर लाइन ओसोफेगस। बैरेट्स
कॉलमनर लाइन ओएसोफेगस। देखो ये क्या हुआ, ओएसोफेगस था, ये स्टमक है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान देने के लिए और समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। जब इसमें जो स्ट्रेटिफाइड, यहाँ क्या होगी स्ट्रेटिफाइड, जो स्ट्रेटिफाइड सेल आ रही थी वो तुम्हारी कॉलमनर में चेंज में लगती है, किसमें चेंज में लगती है, कॉलमनर में, ठीक है। तो यही क्या है, बैरेट्स ओएसोफेगस है। तो जब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम चेंज हो जाती है कॉलमनर एपिथेलियम में, कॉलमनर एपिथेलियम, तो उसे कहते हैं बैरेट्स ओएसोफेगस। क्या कहते हैं, बैरेट्स ओएसोफेगस। और ये किस प्रकार की मेटाप्लेजिया हुई, कॉलमनर एपिथेलियम मेटाप्लेजिया, या चलिए कह दो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, तो देखो ऑन एक्सपोजर टू गट, ये ध्यान देना, ये जब कब हुआ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कॉलमनर एपिथेलियम पे चेंज हो जाती है ऑन द एक्सपोजर टू गट, ऑन द एक्सपोजर टू गट, ठीक है। अगर HP करेंगे इसका तो क्या होगा, HP करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ब्लू द्वारा ये स्टेन हो जाएगा। जो स्पेशल स्टेन होता है बैरेट ओएसोफेगस द्वारा, अगर इसका HP करेंगे तो जो गॉबलेट सेल और इंटेस्टाइनल मुकोसा होती है वो क्या लेगी, स्टेन लेगी, गॉबलेट और इंटेस्टाइनल मुकोसा स्टेन लेती है। और जो इसकी एक स्पेशल स्टेन होता है उसका नाम है एलसीएम ब्लू, स्पेशल स्टेन और बैरेट्स ओएसोफेगस भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, एलसीएम ब्लू, क्या होगा, एलसीएम ब्लू। जो गॉबलेट सेल होती है, गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन में होंगी या जीआईटी के तो कहीं भी होती है। गॉबलेट सेल जो होंगी वो सिक्रीट क्या करेंगी, म्यूसिन, ठीक है। जो स्टेन देगी किसके साथ में, एल्सिन से स्टेन करती हैं एल्सिन के साथ में, स्टेन विद एल्सिन, जो म्यूसिन होगा वो स्टेन करेगा एल्सिन के साथ में। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, ध्यान देना। जो ये जो चेंज हो रही थी सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में, ये रिस्क फैक्टर होता है ओएसोफेजियल कैंसर के लिए। रिस्क फैक्टर था बैरेट्स ओएसोफेगस क्या होता है, ओएसोफेगस क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। रिस्क फैक्टर था एसोफेजियल कैंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ एडेप्टेशन। अगला हम पढ़ाएंगे सेल इंजरी। सेल इंजरी में इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन सेल इंजरी, फ्री आयन, फ्री रेडिकल सेल इंजरी, इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन और कैल्सिफिकेशन, ये हर चीज़ें पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। जो नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, जाकर यार लाल लाल दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख के आए हैं लेकिन आपको अच्छा लगा है इसलिए आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेटाप्लेजिया होती है विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से मेटाप्लेजिया हो जाती है। तो ये भी चीज़ लिख लो, ठीक है, ये भी चीज़ लिख लो वरना फिर कहीं भूल जाए। आ गया तो विटामिन ए डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, होता है मेटाप्लेजिया। एक कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया का एग्जाम्पल भी आप लिखते जाइए, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, ये क्या है, टिश्यू टिश्यू टाइप का क्या है मेटाप्लेजिया। और
एक होता है कि मीसेनकाइम अगर दूसरे मेसेनकाइम में चेंज आएगी तो मीसेनकाइमल मेटाप्लेजिया भी होता है, मीसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो चलो ये खत्म हुआ मामला। चलो अगला लेक्चर जल्दी आने वाला है, आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।